हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपके MPSC 03 का पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है MPS 03 बुक का, और ये जो है MA सेकेंड ईयर के सिलेबस है और यहाँ पे आपको जो है पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें राजनीतिक चिंतन के बारे में आपसे पूछा गया है और राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या है। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो सभी चीज़ें जो है मैंने इसमें ऐड करी है। आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो भी आपको जो है इससे समझ में आ जाएगी। आपका चैप्टर नेम है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व। इसमें जो है राजनीतिक चिंतन के बारे में बात की गई है। राजनीतिक चिंतन क्या है? ये राजनीति, राज्य और सरकारों के विषय में विचार के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का कुल योग है। इसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सरकारों का एक विचार है ये। यानी कि हमारे इतिहास से अभी तक लेके जो भी सरकारें रही हैं या हमारे समाज में जितनी भी जो है राजनीति रही है, उसके विषय में विचारक थे जो उस टाइम पे, जिसे हम फ़िलोसोफर कहते हैं, उन फ़िलोसोफर ने अपने टाइम में जो कुछ भी देखा और जो भी वहाँ पे सरकारें थीं वो कैसा व्यवहार करती थी, उसके बारे में जो है पूरा उनका लेखा जोखा हम कह सकते हैं राजनीतिक चिंतन है। क्योंकि उन्होंने राजनीति में क्या सरकारें हैं और किस तरह से वो सरकार चल रही हैं, उस टाइम पे उन्होंने कैसे अपना राज्य संभाला था, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं राजनीतिक चिंतन, यानी कि राजनीति की सभी बातें, राजनीति की सारी चिंताएं इसमें शामिल होती हैं। राजनीतिक चिंतन को हम जो है राजनीतिक परंपराओं के चिंतकों के दर्शन का विवरण, विश्लेषण, अभिव्यक्ति और मूल्यांकन है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है राजनीतिक परंपराओं के, यानी कि राजनीति में हमारी जो भी शुरू से परंपरा चलती आ रही है कि किस तरह से, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, राजा जो होता था वही पूरा राज्य चलाता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे सरकारें आईं, मतलब जो लोगों द्वारा ही चुनी जाती थी या फिर जो भी नेता खड़े होते थे। ये पूरी परंपराएं, किस तरह से राज्य पहले बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य में जो है क्या क्या चीज़ें फिर ऐड होती गई, हर टाइम पीरियड में जो है अलग अलग इसमें बदलाव होता रहा। तो पूरी राजनीतिक परंपराओं का दर्शन ही हम कहते हैं, पूरे राजनीतिक परंपराओं के दर्शन की अभिव्यक्ति और उनका मूल्यांकन कि किस तरह से जो ये सब चीज़ें चली और इनका जो है क्या आउटपुट निकला यहाँ पे, उसको हम कहेंगे राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग बदल कर एक दूसरे के लिए किया जाता है। यहाँ पे राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है, पर इनका जो उपयोग है एक ही शब्द के लिए यहाँ पे किया जाता है। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपका एक टॉपिक है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर। ये तीनों वर्ड्स जो है हमें एक जैसे ही लगते हैं हम जब भी पढ़ते हैं इसके बारे में, पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों में। राजनीतिक चिंतन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक दर्शन क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है इसमें फर्स्ट चैप्टर ही था, ये MPS 01 का आपका, तो ये इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में उसमें बताया गया है। यहाँ पे राजनीतिक चिंतन क्या है, तो चिंतन आपको पता चल गया कि एक ऐतिहासिक वर्णन है। यहाँ पे और डीपली अगर हम जाने राजनीतिक चिंतन को, तो राजनीतिक चिंतन एक ऐतिहासिक वर्णन है, यानी कि इतिहास से अभी तक लेकर जो भी राज्य में चलता आ रहा है और जो भी राज्य में जितनी भी सरकारें बनी उन सब का विवरण है राजनीतिक चिंतन, जो मुख्य रूप से वर्णनात्मक होता है। राजनीतिक चिंतन अपने दृष्टिकोण में ऐतिहासिक होने के साथ साथ अनुभवमूलक, क्रियात्मक, तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक होता है। तो राजनीतिक चिंतन को हम कह सकते हैं कि ये जो है एक लेखा जोखा है। यहाँ पे वर्णनात्मक का मतलब है कि पूरा वर्णन यहाँ पे राजनीतिक चिंतकों ने राजनीतिक चिंतन का किया हुआ है, पूरा वर्णन किया हुआ है। और साथ साथ अनुभव मूलक, यानी कि राजनीतिक चिंतकों ने जो भी अनुभव किया उस टाइम पे, जो भी उनके टाइम पे सरकार थी वो कैसे चला रही थी राज्य, इन सबको अनुभव करके उन्होंने लिखा। क्रियात्मक, तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक होता है। और ये सब जो है क्रियात्मक होता है, यानी कि ये सब कार्य करता है, और
तुलनात्मक होता है, सभी चीज़ों की तुलना की गई है यहाँ पे, और जो है वैज्ञानिक है। एक राजनीतिक चिंतन को हम कह सकते हैं कि अनुभव मूलक, क्रियात्मक, तुलनात्मक और वैज्ञानिक होता है। राजनीतिक विज्ञान क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक का यहाँ पे मतलब है कि कुछ भी चीज़ों को हमने जो है पूरा जांच परख के उसको अच्छी तरह पढ़ के जो है इसके बारे में लिखा है। तो राजनीतिक चिंतन एक वैज्ञानिक होता है। और राजनीतिक दर्शन में यहाँ पे क्या अंतर है, राजनीतिक चिंतन हमें समझ में आ गया। राजनीतिक दर्शन एक युग का या एक समाज का राजनीतिक चिंतन होता है। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन से भी बहुत करीब से जुड़ा है, यानी कि राजनीतिक दर्शन यहाँ पे एक युग में उसमें क्या चल रहा था उस टाइम पे उसका जो है पूरा विवरण है, और राजनीतिक चिंतन पूरे इतिहास का वर्णन है। और राजनीतिक दर्शन एक युग का, एक समाज का राजनीतिक चिंतन होता है। और राजनीतिक सिद्धांत, इसके बारे में अगर मैं आपको जो है लास्ट वीडियो भी बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है हम जब भी इन राजनीतिक चिंतनों को पढ़ते हैं, मतलब कि इतिहास में क्या सरकारें थीं और क्या हमारी घटनाएं घटी, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं और इनकी हम तुलना करने लगते हैं कि हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या चल रहा है, और उन्हीं घटनाओं के आधार पर अगर हम अपना भविष्य जो है यहाँ पे उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि भविष्य में ये जो है नीतियाँ किस प्रकार से हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पे तुलना की जाती है आंकड़ों के आधार पर। और राजनीतिक चिंतन सिर्फ इतिहास को हम देखते हैं, राजनीतिक दर्शन में हम एक युग और एक समाज की बात करते हैं। अब यहाँ पे राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राजनीतिक चिंतन और विज्ञान में क्या अंतर है? तो जो चिंतन होता है वो राजनीतिक विज्ञान को वह आंकड़े उपलब्ध कराता है जिससे राजनीतिक विज्ञान जांच परख कर सकता है। अभी विज्ञान क्या होता है, पहले विज्ञान का अर्थ होता है गहराई से प्रयोग और अवलोकन करके उस पर आधारित प्रशिक्षण योग्य निष्कर्ष निकालना। यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं, या विज्ञान का क्या मतलब होता है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को यानी कि गहराई से उसे पढ़ा जाता है कि उसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, या उसको जो है उसका प्रशिक्षण यहाँ पे होता है, यानी कि वो चीज़ें लॉजिकली वहाँ पे जो है लगती है कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान में हर चीज़ का मतलब यहाँ पे एक तर्क दिया जाता है। तो राजनीतिक चिंतन जो है यहाँ पे हम राजनीतिक चिंतन के द्वारा वो हमें आंकड़े उपलब्ध कराता है। हम ये जानते हैं कि हमारे इतिहास में क्या चल रहा था, परंपराएं क्या थी हमारी, और विज्ञान के ज़रिए हम उन आंकड़ों की जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि उस चीज़ को और गहराई से जानते हैं और उस चीज़ का क्या निष्कर्ष निकला, उसको हम जो है किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम विज्ञान हमें बताता है। तो यहाँ पे विज्ञान क्या है और राजनीतिक चिंतन क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। विज्ञान जो है राजनीतिक चिंतन की ही आंकड़ों को पढ़ता है, और भी जांच परख से अगर हम उसे पढ़ते हैं तो ये इनके बीच जो है एक संबंध जो है यहाँ पे डिफाइन करता है। अब पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, ये आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन क्या है, तो यहाँ पे प्रकृति और इसकी विषय वस्तु हम जानेंगे, यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन कैसा था और किसके बारे में था। ये पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन इतिहास पर आधारित है। पाश्चात्य जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पीछे का जो भी हमने पढ़ा, पुराना जिसे हम कह सकते हैं, पुरानी चीज़ों के राजनीतिक दर्शन के बारे में, यानी कि उस पुराने टाइम में क्या राजनीति थी, कौन से नेता थे, वो कैसे देश को चला रहे थे, इतिहास पर पूरा उसका इतिहास जानना पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन कहलाता है। तो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन इतिहास पर आधारित होता है, इतिहास की चीज़ें हम पढ़ते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन संपूर्ण दर्शन प्लेटो के विचारों की टिप्पणी है। जो प्लेटो थे उन्होंने ही जो है राजनीतिक दर्शन को बताया था। प्लेटो अपने टाइम में, मतलब उनके टाइम पीरियड जब तक था वो वहाँ तक उन्होंने मतलब क्या चल रहा था उनके टाइम पीरियड में उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो और प्लेटो की एक थ्योरी भी थी, उन्होंने आदर्शवाद के बारे में बताया था। तो आदर्शवाद में उन्होंने हमारा राज्य किस तरह से होना चाहिए, हमारे जो सरकारें हैं वो कैसे चलनी चाहिए, इसके बारे में बताया था। तो हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन को कह सकते हैं कि वो पूरे प्लेटो के विचार हैं कि पुराना राजनीति क्या थी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक दर्शन क्या था, तो ये पूरे प्लेटो के विचार थे। प्लेटो ने अपने बारे में मतलब कि उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम में प्लेटो रहता था, तो वहाँ पे क्या राजनीति चल रही थी इसके बारे में पूरा बता रहा है। ये वाद विवाद में
के रूप में आगे चलता है, परिवर्तित होता है, किंतु लगातार बढ़ता रहता है। और राजनीतिक चिंतन को हम कह सकते हैं कि इसमें जो है टाइम पीरियड के मतलब अकॉर्डिंग ही ये हमेशा चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। और ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण दर्शन प्लेटो और अरस्तु दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया, जिस पर संपूर्ण राजनीतिक दर्शन टिका हुआ है। और जितना भी राजनीतिक दर्शन की हम बात कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, तो इतिहास के बारे में हम राजनीति जानते हैं, और इतिहास जो है राजनीति का, उसके बारे में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विचार दिए हैं। और प्लेटो और अरस्तु जो है राजनीति के बारे में बताते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, और किस तरह से उसे पूरे देश को चलाना चाहिए। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद, अब ये है प्लेटो और अरस्तु की थ्योरी, जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो है बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद क्या कहता है यहाँ पे? राजनीतिक आदर्शवाद, राजनीतिक यथार्थवाद पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के दो आधार हैं। राजनीतिक दर्शन के ये दो आधार माने जाते हैं, मतलब राजनीति को हम किस तरह से जानते हैं, एक आदर्शवाद के ज़रिए, एक यथार्थवाद के ज़रिए। तो आदर्शवाद सिद्धांत में प्लेटो कहते हैं, ये प्लेटो का सिद्धांत था, राज्य का आधार न्याय होगा, राज्य द्वारा सबको उचित न्याय मिलेगा। वो कहते हैं कि जो राज्य में जब राज्य बनता है तो सरकार का ये काम होता है कि सब लोगों को न्याय स्थापित करे, सब लोगों को जो है न्याय दे, उनके साथ समानता जो है व्यवहार करे, समानता का, और सभी चीज़ें उन्हें उपलब्ध हों, किसी के साथ जो है भेदभाव ना हो। इस तरह का राज्य आदर्शवाद जिसे हम कहते हैं, आदर्श राज्य की जो है एक कल्पना करते हैं प्लेटो। तो वो कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन का जब उन्होंने मतलब पूरा ब्यौरा उन्होंने पढ़ा, अपने टाइम की राजनीति को देखा, तो यहाँ पे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि राज्य जो होना चाहिए एक आदर्शवाद होना चाहिए, यानी कि राज्य में सबको न्याय मिले, राज्य के जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो सब अपना काम करें, अपने मतलब ईमानदारी से सब अपना काम करें, तो कोई भी लोग जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। इस तरह के आदर्श राज्य की प्लेटो बात करते हैं। तो अरस्तु और इसके बाद क्या कहते हैं? अरस्तु ने जो है राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में बताया, प्लेटो ने राजनीतिक आदर्शवाद के बारे में बताता है, और राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में अरस्तु बताते हैं कि अरस्तु के अनुसार मतलब राज्य कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि राज्य जो है उसमें और जो नेता होते हैं, जो सरकार होती है, वो एक मतलब भगवान की भांति हम उसे समझ सकते हैं, भगवान की तरह हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो राज्य चला रहा है अब हमारा देश, हमारी भलाई के लिए वो सोचता है और हमारी भलाई के लिए कार्य करता है, इसलिए लोगों को उनकी बात माननी चाहिए। और यथार्थवाद का यहाँ पे उसने अर्थ दिया है कि जिस तरह से कोई भी देश है, यानी असली में वहाँ पे क्या सच्चाई होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया। राजनीतिक यथार्थवाद जो है रियलिज़म की एक थ्योरी होती है ये, यानी कि रियल में क्या चीज़ें चल रही हैं उस देश में, और हमें जो है मतलब अगर किसी भी राज्य को अपनी शक्ति बढ़ानी है, यहाँ पे शक्ति की ये बात करता है अरस्तु, कहता है कि किसी भी राज्य को अगर शक्ति बढ़ानी है अपनी, तो उसके लिए उसे कार्य करना पड़ेगा, हर देश से उसे लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए राज्य जो है मतलब सबसे शक्तिशाली उसे बनना चाहिए, और अपने राज्य के लोगों को जो भी वो बनवाना चाहता है उसकी बात उसे माननी चाहिए। तो यहाँ पे राजनीतिक आदर्शवाद में यहाँ पे प्लेटो बताते हैं कि राजनीतिक आदर्शवाद का जो सिद्धांत है उसमें वो बताते हैं कि राज्य जो है एक न्यायपूर्ण होना चाहिए, लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और राजनीतिक यथार्थवाद बताते हैं कि राज्य जो है एक ताकत है, सबको राज्य में मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पे मतलब अरस्तु जो हैं लोगों को राज्य का एक नौकर बना देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि लोग जो है एक तरह से जो राजा है उसके सुनने वाले लोग हैं, उसी की उन्हें सुननी चाहिए, जो जैसा वो देश चलाना चाहता है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो वो राजनीतिक यथार्थवाद में ये थ्योरी देता है। और पूरा जो राजनीतिक दर्शन हम कहते हैं, इन्हीं के जो विचार थे उसी के बारे में दे रखा है। इसके बारे में हम आगे भी चैप्टर में प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने पूरी थ्योरी इसमें क्या कहा है। और मतलब इस चैप्टर में आपको राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये एमपीएस जब 1 आप कर रहे थे, यानी फर्स्ट ईयर में भी आपको राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में बताया गया है। तो उसी की थ्योरी को हम राजनीतिक चिंतन कहते हैं। पूरा राजनीतिक चिंतन जो है प्लेटो और अरस्तु की थ्योरी पर ही है, ये आपको याद रखना है।
और स्टूडेंट यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। मैंने आपको सारी टॉपिक्स आपके करवा दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और सा टॉपिक चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं चैप्टर की, तो उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वो आप हमसे ले सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले सकते हैं। उसमें आपका पूरे चैप्टर्स क्लियर करवाए जाएंगे और आपको जितने भी मतलब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सअप पर डीएम करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर डीएम करके आप हमसे नोट्स अगर आप चाहते हैं वो भी ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।